यह कहानी है उस नेता की जिसने भारत में आदिवासी पहचान, जमीन और अधिकारों के लिए सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक लड़ी। यह कहानी है पंखराज बाबा कार्तिक उरांव की। एक इंजीनियर, एक सांसद और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी सोच आज भी आदिवासी राजनीति की दिशा तय करती है। कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को हुआ। वे उरांव समुदाय से थे जिसकी सांस्कृतिक जड़ें कुड़ुक भाषा और परंपराओं में गहराई से बसती है। गरीबी और सीमित संसाधनों के बीच वे पढ़ाई में आगे बढ़े और बाद में इंजीनियर बने। उन्होंने विदेश, लंदन तक जाकर तकनीकी अनुभव हासिल किया। एक आदिवासी युवक का उस समय विदेश जाना यह अपने आप में असाधारण था। उच्च शिक्षा के बाद कार्तिक उरांव वापस लौटे। वे सिस्टम के भीतर रहकर काम करना चाहते थे और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। वे लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से कई बार लोकसभा के लिए चुने गए। संसद में उनकी पहचान बनी तकनीकी ज्ञान वाला, जमीन से जुड़ा, सीधा सपाट आदिवासी नेता। वे केंद्र सरकार में एविएशन और कम्युनिकेशन विभाग से भी जुड़े रहे, लेकिन उनका असली ध्येय था आदिवासी समाज का अधिकार और अस्तित्व को बचाना। 1960 का दशक, देश में बड़ा आंदोलन चल रहा था, भूदान आंदोलन। विनोबा भावे लाखों एकड़ जमीन दान में लेने और पुनर्वितरण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोटा नागपुर में स्थिति दूसरी तरह की थी। यहाँ आदिवासी अपनी जमीन खो रहे थे। कुछ लोग भूदान के नाम पर आदिवासियों की जमीन खरीदने और हड़पने में लगे थे। समुदाय की जड़ें हिलने लगी थी। ऐसे समय में कार्तिक उरांव आगे आए। उन्होंने कहा, आदिवासी का अस्तित्व उसकी जमीन से है। अगर जमीन चली गई तो आदिवासी भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चेताया कि यह भूदान नहीं, भूमि हरण बन रहा है। बताया जाता है कि उनके दबाव के बाद कई जमीन वापसी उपाय शुरू हुए और सरकार ने भूमि संरक्षण पर ध्यान दिया। इस लड़ाई ने उन्हें एक मजबूत जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने कार्तिक उरांव को इतिहास में सबसे अलग जगह दी। मुद्दा था, क्या जो आदिवासी ईसाई धर्म अपना ले उन्हें एसटी सूची में रहना चाहिए या उन्हें रिजर्वेशन और विशेष अधिकारों से हटाया जाना चाहिए। कार्तिक उरांव का स्पष्ट रुख था, धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति की सामाजिक जनजातीय संरचना बदल जाती है, इसलिए कन्वर्टेड व्यक्तियों को एसटी सूची में नहीं रहना चाहिए। वे इस मुद्दे को संसद में बार बार उठाते रहे। उनका तर्क था, रिजर्वेशन धार्मिक पहचान नहीं बल्कि सामाजिक उत्पीड़न और सांस्कृतिक संरचना पर आधारित है और धर्म बदलने से यह संरचना बदल जाती है। उन्होंने 1960 के दशक में कानूनी लड़ाई भी लड़ी। कार्तिक उरांव वर्सेज डेविड मुंजिनी नाम का प्रसिद्ध केस। यह मामला चुनावी पहचान और कन्वर्टेड आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ा था। अदालत ने कई स्थानों पर कहा, धर्म बदलने से जातीय या नस्लीय पहचान स्वतः नहीं मिट जाती, यानी कन्वर्टेड व्यक्तियों को भी आदिवासी माना जा सकता है। लेकिन कार्तिक उरांव का मत था, आदिवासी की पहचान केवल नस्ल नहीं, संस्कृति, परंपरा, रीति नीति और सामाजिक संरचना है।
यह संघर्ष ना तो उस दौर में खत्म हुआ और ना आज। 1969 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कन्वर्टेड लोगों को एसटी सूची से बाहर रखने की सिफारिशें की, लेकिन कभी इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। आज 2025 में भी यह बहस जारी है, लेकिन इस बहस की जड़ कार्तिक उरांव की उसी वैचारिक लड़ाई में मिलती है। कार्तिक उरांव का प्रभाव केवल विधान और नीतियों तक सीमित नहीं रहा। उनकी सोच ने पूरे पूर्वी भारत में आदिवासी राजनीति का आधार तय किया। आदिवासी भूमि संरक्षण, संस्कृति और धर्म की अस्मिता, आरक्षण की परिभाषा और धर्मांतरण के बाद पहचान के सवाल, इन सभी मुद्दों पर आज भी जो चर्चा होती है उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। उनके नाम पर कॉलेज, संस्थान और स्मारक आज भी बने हुए हैं और उरांव समुदाय उन्हें पंखराज बाबा कार्तिक उरांव साहेब कहकर सम्मान देता है। 8 दिसंबर 1981 को कार्तिक उरांव का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। एक आदिवासी नेता जो इंजीनियर था, एक सांसद जो अपनी ज़मीन के लिए धरातल पर लड़ता था और एक विचारक जो आदिवासी पहचान की परिभाषा तय करने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक उरांव भारतीय आदिवासी राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। कौन सही था, कौन गलत, यह बहस आज भी जारी है, लेकिन एक बात तय है, कार्तिक उरांव ने जो प्रश्न उठाए वे सिर्फ उनके समय के नहीं थे, वे आने वाली पीढ़ियों के भी प्रश्न थे और शायद इसी वजह से उन्हें आज भी आदिवासी चिंतन का सबसे तेज दिमाग कहा जाता है।